हाय एवरीवन, वेलकम टू समझो लर्निंग। दिस इज रोहित डागर। आज शुरुआत है ऑफ द समझोस टॉक शो। एपिसोड 1 है। आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी। दिस इज सृष्टि सिंह। शी हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 78 इन द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम ऑफ 2020। और एक स्पेसिफिक रीजन है व्हाई वी हैव चोजन हर टू बी द फर्स्ट गेस्ट इन द एपिसोड 1 ऑफ समझोस टॉक शो। बेसिकली समझोस जो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम था स्मैप, उसमें सृष्टि वाज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट लास्ट ईयर और आई वाज फैसिनेटेड बाय हर परफॉर्मेंस। इतना फैसिनेटेड था कि आई इवन आस्क्ड माय टीममेट्स टू आस्क हर इफ शी इज विलिंग फॉर अ जॉब। हमने आपको जॉब भी ऑफर की थी सृष्टि। Yes, sir. वेलकम टू समझो लर्निंग एंड थैंक यू Thank you फॉर so much. गिविंग अस टाइम। Uh, आपकी आवाज ब्रेक हो गई है। I said, sir, that's my pleasure, sir. हाँ, तो the reason was that I had seen the progress Srishti made. She was a very bright student for sure, और लेकिन उसके बाद जो इनकी परफॉर्मेंस रहती थी वो एक मोमेंटम इनकी बनी रही हमेशा। और एग्जाम के टाइम तक भी शी वाज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग एंड शी वाज शोइंग हर परफॉर्मेंस। बाकी लोग भी काफ़ी सीख रहे थे। इतना ज़्यादा लोग इंस्पायर्ड थे सृष्टि से कि जब इनका रिजल्ट आया तो यूट्यूब वीडियोस पे भी कमेंट्स आने शुरू हो गए कि सर सृष्टि की रैंक आई है, सृष्टि की रैंक आई है। तो पीपल रिलेटेड टू हर, इनके साथ बॉन्डिंग बन गई थी, फ्रेंड्स बन गए थे। तो उन सब Yes, चीज़ों को sir. देखते हुए आई डिसाइडेड कि एक बार मैंने रवीना को बोला कि कांटेक्ट करो सृष्टि से। एंड उस टाइम पे शायद बात नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट डे आपने रिवर्ट बैक किया था तो भी मुझे बता रही थी कि शी इज सो काइंड कि उस टाइम पे बात नहीं हो पाई। जब रिजल्ट आया तो नेक्स्ट डे आपने खुद कॉल किया कि मैम Right. मेरी रैंक आ गई है। तो दैट काइंड ऑफ टच माय हार्ट। तो हमने यही डिसाइड किया था कि पहला जो एपिसोड है वो सृष्टि के साथ ही होगा। तो इसीलिए वी आर स्टार्टिंग दी समझो टॉक शो विद सृष्टि सिंह। सृष्टि, थैंक यू वंस Thank you, अगेन। sir. और आपका पहला अटेम्प्ट था जैसा कि मुझे पता है। Yes, yes, और sir. यू आर एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम मोतीलाल नेहरू एनआईटी, विच इज़ अ वेरी गुड Yes. कॉलेज। तो इससे इतना तो पता लगता है कि आप एकेडमिकली काफ़ी अच्छे रहे हो हमेशा से। बट इसका So, मतलब, हाँ प्लीज गो ऑन। I I would not say कि मैं academically बहुत अच्छी रही हूँ because college में मैंने बहुत कम पढ़ाई की है. Is something which I want to add here. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये हमेशा से she has been into intellectual and श्योर। academic progress. But college was not some place जहाँ पे I was showing a lot of academic performance. In fact, there were times when my parents said कि तुम college में क्या कर रही हो? You should work harder. You should study more. So yes, this was not true in my case. राइट। सो द रीजन व्हाई आई सेड दिस इज कि जनरली कॉलेज के नाम से एक वो फीलिंग रहती है कि अच्छा कॉलेज इसका मतलब हमेशा से टॉपर, और बॉर्न अ टॉपर विल ऑलवेज बी अ टॉपर। ऐसा जनरली नहीं होता है। वो कॉलेज में एंटर करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एंट्रेंस एग्जाम दे के आपने AIEEE, आपके टाइम पे जेई मीन्स हो गया था। J means. राइट। तो हमारे टाइम पे AIEEE होता था व्हेन आई गॉट इनटू NSIT। तो हमारी भी यही स्टोरी थी कि CW का एग्जाम दे के DC NSIT का एग्जाम होता था। उसके बाद ऐसा लगता था कि ये तो टॉपर्स हैं, इनको सब आता है, बट ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे एक अलग स्ट्रगल होती है। एंड व्हेन यू गेट इनटू सिविल सर्विसेज, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी डिग्री क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस आप बैकग्राउंड से हो। वो इतना वेरिड और इतना वास्ट सिलेबस है कि आपको मेहनत बिल्कुल स्टार्टिंग से करनी ही पड़ेगी। सो टेकिंग दैट इनटू अकाउंट, अभी हम शुरुआत करेंगे समझने की कि आपकी जो मेहनत थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे कैसे प्रोग्रेस बनी। सो बेसिकली विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने जब क्वेश्चन डिजाइन किए तो आई थॉट कि एक बार ना टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे एक पोस्ट डाल देता हूँ सो दैट स्टूडेंट्स कैन सेंड इन देयर क्वेरीज जो कि वो आपसे पूछना चाहते हैं। और उसके बेसिस पे वी कैन एक्चुअली आस्क यू क्वेश्चन जो कि बहुत टारगेटेड हो, जो कि एक्चुअल कंसर्न्स हैं, जो मिथ्स हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में रहते हैं, वो आप क्लैरिफाई कर पाओ। उसके बेसिस पे कुछ Yes. क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हैं। सबसे पहली चीज, आपने प्रिपरेशन कब शुरू की? सर बीटेक खत्म होने के 2 महीने बाद, मेरा बीटेक मई 2019 में खत्म हुआ है और जुलाई 2019 में मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की थी यूपीएससी की। Right, so that was roughly about 11 months या 10 months before the actual prelim जो कि होना था वो डिले हो गया था 2020 में। तो पैंडेमिक राइट में सर। आपको 3-4 महीने एक्स्ट्रा मिले। बट वर यू रेडी फॉर द प्रीलिम्स दैट वाज सपोज टू हैपन, जो एक्चुअल टाइम था? यस सर। मेरी प्रेपरेशन मैंने ऐसे ईयरमार्क की थी कि बाय मार्च आई वाज फिनिश्ड विद ऑल माय सिलेबस, और फिर मार्च से मई के बीच में आई हैड सॉल्व्ड सफिशिएंट पेपर्स
ताकि मैं मई में भी प्रीलिम्स देने के लिए तैयार थी. बट यस, वो जो 4 महीने का टाइम मिला उससे मेरी प्रेपरेशन बहुत फुल प्रूफ हो गई. उसके बाद आई हैड नो डाउट कि पेपर में मुझे कोई ऐसा स्ट्रगल होगा. राइट. सो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि कोई एक कैंडिडेट है जिसने बस प्रिपरेशन स्टार्ट की है, उनको जनरली कितना टाइम पहले प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, आइडियल टाइम एक नॉर्मल कैंडिडेट के हिसाब से? So, मेरे केस में I started late. I took a while to decide whether I want to do UPSC or something else after my college. पर ideally अगर आप चाहते हो कि you want to prepare for UPSC, a final year of graduation is usually where students get time. तो अगर आप फाइनल ईयर में स्टार्ट कर दो वो तो बेस्ट है. यू वुड सेव 1 year ऑफ योर प्रेपरेशन. या फिर कॉलेज खत्म होने के बाद इमीडिएटली स्टार्ट कर देना चाहिए. शुड नॉट वेस्ट टाइम, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा टाइम आप पढ़ सकते हो, कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो. राइट, करेक्ट. सो जो आप जुलाई 2019 कह रहे हो, ये वो टाइम है जब आपने बिल्कुल सोचा कि लेट्स सी कि यूपीएससी सिविल सर्विस होता क्या है, कि आपको सिलेबस और थोड़ा बहुत आइडिया पहले से आपने कर लिया था? So by July first week I decided कि यूपीएससी करना है, because I had जो और ऑप्शंस थे, कैंपस प्लेसमेंट या और आगे पढ़ाई, वो मुझे उस समय उतने इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे थे. फिर जुलाई के फर्स्ट और सेकंड वीक में मैंने बैठ के ये फिगर आउट किया कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी है. सो आई डिसाइडेड कि मैं दिल्ली मूव कर जाऊंगी और दिल्ली में रह के यहाँ करोल बाग एरिया में रह के ही पढ़ाई करूंगी. और बाय लास्ट वीक ऑफ जुलाई मैं यहाँ आ गई थी. सिलेबस मैंने बस एक बार देखा था, बट ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ भी पढ़ रखा. इवन मैंने एनसीईआरटीज भी उस टाइम तक नहीं पढ़ रखी थी. और सब मैंने जुलाई 25 जुलाई 2019 वाज द डे व्हेन आई ऑफिशियली स्टार्टेड माय प्रिपरेशन. और उसके बाद से सिर्फ प्रिपरेशंस ही चली. राइट. ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा इस पे फोकस करना चाह रहा हूँ. बिकॉज स्टूडेंट नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कभी भी प्रिपरेशन करो, आपको नंबर ऑफ आवर्स कंप्लीट करने टू फिनिश योर सिलेबस प्रॉपरली, प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर मॉक टेस्ट. तो काफी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास 8-9 महीने बचे हैं एग्जाम के लिए, तो शायद उससे नेक्स्ट ईयर के टारगेट करते हैं, और फिर तब तक वो ट्रैक लूज कर चुके होते हैं, लाइफ में कुछ और आ जाता है. सो जब आपने प्रिपरेशन शुरू की तो आपके नंबर ऑफ आवर्स ऑफ प्रिपरेशन पर डे कितने थे? सर, इन माय इनिशियल डेज मेरे नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा थे, क्योंकि अखबार पढ़ने में भी एवरेज करेक्ट. हमें 1.5-2 घंटा लगने लगता है. फिर इनिशियल डेज में, बिकॉज आई डिड नॉट प्लान फॉर यूपीएससी इन माय बीटेक, तो मुझे कोई भी बैकग्राउंड नहीं पता था ऑफ ऑल द न्यूज या जो भी चल रहा था करंट अफेयर्स में. सो इनिशियल डेज वर द टाइम जब मुझे बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता था इन द करंट अफेयर्स सेक्शन स्पेशली, टू अंडरस्टैंड कि हाँ क्या प्रोग्रेस चल रही है इन इंटरनेशनल रिलेशंस, इन द पॉलिटी ऑफ द कंट्री, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. बट धीरे धीरे आई स्टेबलाइज्ड माय टाइम अराउंड 9 to 10 hours. 9 to 10 hours एवरेज था. बट मोर और लेस मैं सारे दिन इतना पढ़ती थी. किसी दिन कम होता था तो 6 घंटे 5 घंटे, बढ़ गया तो 11-12 घंटे, बट एवरेज 9 to 10 hours पढ़ाई होती थी. क्या कभी ऐसा होता था कि आपके जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं बेस्ड ऑन दी अर्जेंसी, एग्जाम नजदीक आ रहा है या डिले हो गया है तो फिर थोड़ा सा 1-2 हफ्ता ड्रॉप भी हो जाएगा नंबर ऑफ आवर्स, या कांस्टेंट आप मेंटेन कर पाते थे? The scene was कि मेरे पेरेंट्स, आई एम अ सिंगल चाइल्ड एंड माय मदर यूज्ड टू स्टे विथ मी इन दिल्ली. तो मुझे बाकी सारी चीजों में टाइम नहीं इन्वेस्ट करना पड़ता था. जैसे काफी स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं कि वो करेक्ट. खाना बनाना भी है या खाना खाने जाना भी है, तो वो टाइम सेव हो जाता था. सो ऐसा कोई ड्रास्टिक ड्रॉप नहीं आता था मेरे स्टडी आवर्स में. इट वाज मोर और लेस स्टेबलाइज्ड. बट यस, व्हेन कोविड स्ट्रक आई हैड टू मूव फ्रॉम दिल्ली टू my home place, and that week was when I almost went to 10% productivity or 5% productivity. कि हफ्ते भर में मैंने टोटल मिला के 15-16 घंटे पढ़ाई की थी. But more or less, because of my parents, I was able to maintain that amount of study hours throughout. राइट. अब एक क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग किसी स्टूडेंट ने पूछा है. इन्होंने ये पूछा है कि जैसे अभी रिजल्ट आया और उसको लगभग 1 महीना भी हो चुका है, तो उसके बाद ऑब्वियसली लाइफ में काफी सारे चेंजेस आए हैं, थोड़ा सा परसेप्शन चेंज हो जाता है, दुनिया का भी आपका भी थोड़ा सा एक चेंजेस आए होंगे. हाउ डज द वर्ल्ड सी यू नाउ आफ्टर द रिजल्ट? आपने कुछ चेंज महसूस किया है कि पहले से ही काफी सपोर्टिव आपके लिए रहे थे आपका एनवायरनमेंट?
सर मेरे घर पे तो ज्यादा कुछ नहीं बदला बिकॉज माय फादर ऑलवेज गिव मी दैट लिबर्टी टू एक्सप्रेस, टू बी अ पर्सन जिसकी ओपिनियन को घर पे कंसीडर किया जाता है. श्योर. लेकिन हाँ, द वर्ल्डली पर्सपेक्टिव हैज चेंज्ड. अभी देयर हैज बीन दिस ट्रेंड कि मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो दे रेफर टू मी एज मैम, या मैम. वो मुझे ज्यादा अटेंशन देते हैं, मेरी बात को ज्यादा सुना जाता है. दैट इज वन ऑब्जर्वेशन विच आई हैव मेड. रादर सोशल मीडिया पे मुझे थोड़ा अटेंशन मिल रहा है, बट एज अ पर्सन I don't feel any different right now, except that I feel a little amount of responsibility in whatever I say or do. यस, सो वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसी को आपने पहले ही आंसर कर दिया. आई वांटेड टू आस्क यू हाउ डू यू सी दी वर्ल्ड राइट नाउ, बिकॉज इसके दो एस्पेक्ट्स हैं. हाँ. एक स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि जब आप स्ट्रगलर से अचीवर बन जाते हो तो एक सेंस ऑफ प्राइड भी आ जाती है. एक थोड़े टाइम के लिए सबको एक सेंस ऑफ फॉल्स प्राइड भी आ जाती है कि मैं तो सबसे आगे हूँ, या मैंने तो वो कर लिया है जो कि लाख लोग नहीं कर पाते हैं. तो वहां पे एक थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड इगोइस्टिक एटीट्यूड कुछ लोगों में आ जाता है. बट ज्यादातर लोगों में मैंने ये एटीट्यूड देखा है कि उनकी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि नाउ वो कॉमन मैन से हट के सपोर्टर और प्रोटेक्टर ऑफ द कॉमन मैन उस रोल में आएंगे धीरे धीरे, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द कॉमन मैन. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अभी से इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है कि वॉट एवर यू स्पीक, यू हैव टू स्पीक नो दो तीन बार सोच के, और आपके एक्शंस भी वेल थॉट ऑफ होने चाहिए, किसी का नुकसान ना हो, सबका फायदा हो. इस तरीके की चीजें धीरे धीरे आने लग जाती हैं दिमाग में. डेफिनेटली सर. जहाँ तक फॉल्स प्राइड की बात है तो समहाउ आई हैव बीन ब्लेस्ड विद पीपल अराउंड मी जो मुझे काफी ग्राउंडेड रखते हैं. तो फॉल्स प्राइड अभी तक तो मुझे नहीं फील हुआ. पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीफोल्ड बढ़ गई है. In whatever I say, in wherever places I appear, or whatever statements I make, I cannot be मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं उसको लाइटली ले लूं कि जो भी मैं बोल रही हूँ. आई हैव बीन diligently noticing कि मैं कैसे बिहेव करती हूँ या फिर मैं कैसे लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ. मेरे एक्शंस की वजह से किसी और को किसी तरह का हार्म नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट थिंग आई थिंक a public servant should keep in mind. श्योर. अब एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा है कि क्योंकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक किया है, तो क्या आपकी रिसोर्सेज डिफरेंट थी, या आपका एग्जीक्यूशन काफी वेल थॉट ऑफ या डिफरेंट था? क्या रीजन रहा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एक साथ, क्योंकि काफी लोगों को 2-3 अटेम्प्ट भी लगते हैं, काफी लोग 4-5 अटेम्प्ट भी लगाते हैं टू अंडरस्टैंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ द एग्जाम, आप एक साथ सभी लेवल्स को समझ भी गए, वो क्रैक भी करते चले गए, तो क्या एग्जीक्यूशन डिफरेंट था कि रिसोर्सेज डिफरेंट थी? सर रिसोर्सेज तो सेम थी, मुझे भी उन्हीं टीचर्स ने बताया, वही रिसोर्सेज रेफर की, वही इंटरनेट पे जैसे सब सर्व करके कुछ कुछ पढ़ते हैं वही सेम चीजें. एग्जीक्यूशन में बस ये बेटर था कि व्हेनेवर आई फेल्ट कि मेरे मार्क्स ड्रॉप हो रहे हैं, क्योंकि मैं पेपर जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ती थी तो उसके साथ ही उसके पेपर्स सॉल्व करती थी. तो एज सुन एज आई फेल्ट कि आई एम नॉट परफॉर्मिंग वेल इन द सब्जेक्ट, मैं इमीडिएटली किसी को कंसल्ट करती थी, किसी एक्सपर्ट को, किसी एक्स स्टूडेंट को, टीचर को, और पूछती थी कि व्हाट मोर कैन आई डू. और वो करने से, रेगुलर फीडबैकिंग से मुझे लगता है कि आई कुड be more updated and I could cover the syllabus in a quicker manner. राइट. तो मुझे जो परसेप्शन दिखा आपकी प्रिपरेशन से, वो ये दिखा कि आपने कभी भी कोई लंबा ब्रेक नहीं लिया. आप एक बार लगे रहे कि मुझे करना है, तो जब तक वो एग्जाम हो नहीं जाता, लेट्स कीप गोइंग, अपने आप को मोटिवेटेड रखो. क्योंकि ब्रेक्स लेने में, छोटा 1-2 दिन का ब्रेक तो सब लेते हैं, बट अगर आपने 15 दिन 20 दिन की वो मोमेंटम लूज कर ली, उसके बाद काफी मुश्किल हो जाता है टू गेट बैक टू दी सेम मोमेंटम, सेम सिनेरियो, और वो फिर एक अटेम्प्ट भी वेस्ट हो सकता है उस चीजों में. तो आपने, मुझे लगता नहीं कि कभी बहुत ज्यादा ब्रेक्स लिए होंगे, आप वो मोमेंटम मेंटेन करके चलते रहे. सर पूरे मंथ में मुझे एक ब्रेक मिलता था, एक हाफ का. उसमें आई कुड गो आउटसाइड, वो मैंने खुद को दे रखा था, ऐसा नहीं था कि somebody else was saying कि तुम एक ही दिन जा सकते हो. एंड वीकली एक मूवी ब्रेक लेती थी. इसके अलावा आई नेवर टुक एनी मेजर ब्रेक. शायद बीच पूरी प्रेपरेशन में मैं 2 दिन के लिए घर गई थी, बाकी आई वाज टोटली इन दिल्ली स्टेइंग एंड स्टडीइंग. बाकी जो कोविड की वजह से ब्रेक आया, दैट वाज द ओनली मेजर ब्रेक व्हिच आई टुक, एंड आई थिंक दिस वाज नेसेसरी, क्योंकि आई एम अ पर्सन जो जल्दी कंप्लेसेंस की तरफ राइट. ड्राइव हो जाता है. जैसे
उसे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, तो मैं खुद को थोड़ा चार्ज रखती थी कि नहीं, आई नीड टू डू दिस फर्स्ट, ब्रेक तो मिलेगा आगे, दिस इज द टाइम वेयर आई नीड टू वर्क रियली हार्ड। हाँ, और एक क्वेश्चन ये है कि प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन को काफी स्टूडेंट्स अलग अलग डाइवर्सिफाइड तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ क्वेरीज वेयर स्टूडेंट्स आस्क मी कि कुछ एक सब्जेक्ट ऐसा है जो कि नहीं हो पा रहा है, एग्जाम नजदीक आ गया और लास्ट के टाइम में मल्टीपल क्वेरीज आती हैं, वो इनका पैटर्न बन जाता है कि एक सब्जेक्ट हम छोड़ देते हैं। तो हाउ detrimental कैन बी लीविंग अ सब्जेक्ट when you're going into prelims or mains, और prelims और mains की प्रिपरेशन एक साथ होनी कब तक जरूरी है, उसको डाइवर्ज कब करना चाहिए? सब किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के जाना मेरे हिसाब से काफी ज्यादा डेट्रीमेंटल है, स्पेशली एक्चुअली बोथ पार्ट्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। कुछ भी नहीं छोड़ के जाना चाहिए, मेंस में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है, यूपीएससी बहुत डायनेमिक पेपर सेट करता है एंड यूजुअली इट डज नॉट रिपीट इट्स पैटर्न्स। जो पिछले साल पूछेंगे वो नेक्स्ट ईयर नहीं पूछते। तो कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि आर्ट एंड कल्चर या मिडिवल पार्ट छोड़ दो या कुछ और पार्ट ऐसे छोड़ दो। वो भले ही छोटा हो बट देयर इज अ चांस कि यूपीएससी उस साल उसी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ ले। दैट कुड बी रीजन वन। एंड रीजन टू इज कि बिकॉज यूपीएससी का सिलेबस इज सो इंटरकनेक्टेड एंड सो मोनोलिथिक इन इट्स स्ट्रक्चर कि अगर आप एक पार्ट छोड़ रहे हो तो आप अपनी नॉलेज को कंप्लीट नहीं कर रहे हो। Because history is connected to economy, economy is connected to geography, geography is connected to polity, and it completes the circle of UPSC. तो अगर आप कोई एक सब्जेक्ट छोड़ के जा रहे हैं तो आप एक डिमेंशन ऑफ योर नॉलेज यू आर लीविंग इट एट योर होम, एंड फिर इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ पेपर में अपेयर होना कभी भी सही नहीं होता। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये क्वेश्चन ये है कि स्पेशली जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आखिरी में थोड़ा टाइम बचता है मॉक टेस्ट करने के लिए, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स दे रहे होते हैं और उनको भी ये प्रॉब्लम ये रहती है कि हम पूरा साल सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट दें कि हम लास्ट 45 डेज में मॉक टेस्ट दें। तो मेरे केस में मैं बहुत अर्ली मॉक टेस्ट देने लग गई थी और मैं एक सब्जेक्ट फिनिश होने के बाद उसका एक फुल लेंथ टेस्ट देती थी। साथ साथ इफ आई हैड फिनिश्ड, फॉर एग्जांपल इफ आई फिनिश्ड पार्लियामेंट इन पॉलिटी, तो आई वुड अटेम्प्ट 10-20 क्वेश्चंस ऑन पार्लियामेंट और सेम विद ऑल द अदर सब्जेक्ट्स। तो इससे क्या होता था कि आई कुड ट्रैक माय प्रिपरेशन कि हाँ ये मैंने पढ़ा तो मुझे समझ आया कि नहीं, या मैं इससे यूपीएससी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रही हूँ कि नहीं। तो आई बिलीव कि क्वेश्चन साथ में सॉल्व करने से एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है। लास्ट में अगर आपके स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो देयर इज अ चांस कि आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हुए पेपर देने जाएं। और डू यू बिलीव कि जब आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि कोई स्टेटमेंट या कोई ऑप्शन जो कि आपको नहीं पता हो बट आपने इंटेलिजेंट गेसिंग से या कुछ भी फ्लूक से भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, तो आप क्या उन ऑप्शंस को जो आपको नहीं पता है या स्टेटमेंट जो नहीं पता है उनको सी थ्रू करते थे आफ्टर जस्ट गूगलिंग अप एंड अंडरस्टैंडिंग कि क्या प्रॉब्लम है? Yes sir, in a very early stage of my preparation मुझे मेरे एक टीचर ने कहा था कि स्पेशली इन सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री जहाँ पे हर एक पर्सनालिटी हर एक इंसिडेंस इम्पॉर्टेंट है, आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो उसके बाकी सारे ऑप्शंस को या तो गूगल कीजिए या जो टेस्ट की समरी होती है उससे पढ़िए, ताकि यू नो कि वो सारे टॉपिक्स किससे रिलेटेड हैं। ऑल्सो सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है, उनका ऐसे तरीके से एक नोट्स बना लेना चाहिए ताकि आप कभी भी उसे एक बार फिर रिवाइज कर सकें, देख सकें, सो दैट वो इन्फॉर्मेशन फाइनल डे के लिए आपके नॉलेज बैंक में ऐड हो जाए। राइट। दैट इज। अब एक बार मेंस आंसर राइटिंग पे आते हैं जिसका मेरे पास काफी सारा एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, बिकॉज आपने स्मैप में भी आप काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। आपने कब से शुरू किया था स्मैप में पार्टिसिपेट करना? सर आई थिंक 6th डे से मुझे पता चला कि ऐसा कुछ चल रहा है एंड तो फिर मैं लास्ट ईयर, कंटिन्यू। हाँ लास्ट ईयर भी स्टार्टेड और फर्स्ट वीक में ही आपने पार्टिसिपेट किया था। और बेसिकली आपने आंसर राइटिंग शुरू कब की थी अपनी पूरी प्रिपरेशन में? आंसर राइटिंग सर मैंने आंसर राइटिंग साथ में ही शुरू कर दी थी जब जुलाई में मैंने तैयारी स्टार्ट की है, पर ऐसा नहीं है कि मैं पूरे टेस्ट लिख रही थी, मैं रोज एक आंसर लिखती थी।
शुरू के 2-3 महीने तक मैं रोज सिर्फ एक ही आंसर लिख रही थी, फिर मैंने सेक्शनल टेस्ट देने स्टार्ट कर दिए थे, जो 7-8 क्वेश्चंस के होते थे, कोचिंग्स के अवेलेबल रहते थे। उसके बाद स्लोली एंड स्टेडीली जब प्रीलिम्स एक्सटेंड हो गया, उसकी वो जो 4 महीने मिले उसमें मैंने काफी फुल लेंथ टेस्ट दिए, एथिक्स कंप्लीट करके उसके टेस्ट दिए। एंड आफ्टर प्रीलिम्स का रिजल्ट, प्रीलिम्स हो गया, रिजल्ट वगैरह आ गया, तो उस पीरियड में मैंने सिर्फ टेस्ट ही दिए ऑफ जीएस एज वेल एज ऑप्शनल टेस्ट और डेली आंसर राइटिंग। आपको लगता है कि जब कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करे तब इमीडिएटली उनको मॉक टेस्ट में ना उसके पहले खुद से लिख के और अपने आंसर्स को इवैल्यूएट करना या पीयर ग्रुप में करना या थोड़ा इन चीज़ों से हेल्प मिल जाए ताकि दे कैन अंडरस्टैंड द स्टाइल ऑफ राइटिंग व्हेन दे आर कॉन्फिडेंट कि उनका स्टाइल ठीक है, तब वो मॉक टेस्ट में जाके एक बार चेक करें कि सब कुछ सही है कि नहीं? यस सर, सीधे मॉक टेस्ट लिखना इज नॉट फीजिबल, क्योंकि उससे आपके मोराल पे असर पड़ सकता है इफ यू डोंट स्कोर वेल। लेकिन मैंने जब आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी तो मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था कि जब मैं आंसर लिखती थी तो उसे एक रिव्यूअर से रिव्यू कराती थी। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने आंसर को किसी से रिव्यू कराएं, ये ना सोचें कि मैं रिव्यू नहीं कराता हूँ बिकॉज या तो मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूँ या मैं बहुत बुरा लिख रहा हूँ, तो वो क्या सोचेंगे। क्योंकि जब तक आप अपनी मिस्टेक्स को पकड़ेंगे नहीं तब तक आप उन्हें रेक्टिफाई नहीं कर सकते। एंड दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। जैसे जैसे आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलती जाती हैं तो वो आप उन्हें सुधारते जाते हैं एंड लास्ट डे तक यू इम्प्रूव ऑन योर आंसर राइटिंग। और लेट्स से कि हम एक आंसर राइटिंग प्रोसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि आपके पास एडिक्वेट कंटेंट होना चाहिए किसी भी आंसर को लिखने के लिए, प्लस आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। ऑल्दो सम वुड आर्ग्यू कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी होनी चाहिए, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज, बट लेट्स से कि हम दो सिंपल पिलर्स में डिवाइड करते हैं। अब स्टूडेंट्स फाइंड डिफिकल्ट कि इन दोनों पिलर्स को कैसे इंप्रूव करें। कंटेंट के लिए तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आप उसको रीड करो और चीज़ों को पढ़ो, स्लोली यू विल गेन द नॉलेज टू राइट इन एन आंसर। बट उसकी प्रेजेंटेशन में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम हमारे अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं है कि हम कैसे करें, तो हाउ शुड वन इम्प्रूव इन द प्रेजेंटेशन पार्ट इन एन आंसर? तो प्रेजेंटेशन के लिए इट्स इम्पोर्टेंट टू सी अदर्स आंसर्स थ्रू टॉपर्स कॉपीज एंड प्लेटफॉर्म्स लाइक स्मैप। जैसे जब मैं स्मैप पे लिखती थी तो बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स थे जिनके आंसर्स रेगुलरली फीचर होते थे, और मैं उनके बेस्ट एलिमेंट्स पिक करने की कोशिश करती थी कि इन्होंने ये पर्टिकुलर चीज कैसे प्रेजेंट की और मैं उसे कैसे कर सकती हूँ। दिस इज वन वे टू लर्न फ्रॉम अदर्स एंड इनकलकेट इन योर ओन प्रेपरेशन। इसके अलावा आप फ्री टाइम में क्रिएटिव हो सकते हैं, खाली हैं तो बैठ के स्कैटर डायग्राम्स की प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी चीज को नोट्स में भी लिख रहे हैं तो उसे सीधे सीधे लिख देने की जगह कोशिश कीजिए कि आप उसे नोट्स में ही स्कैटर डायग्राम बना के लिख रहे हैं, सो दैट वो आपके हैबिट में आ जाए। और फिर जब आप पेपर में लिखें तो आपको कुछ डिफरेंट ना फील हो। राइट। क्या आप प्रीलिम्स के लिए एसपीआर सीरीज भी फॉलो कर रहे थे क्या, जिसमें मॉक टेस्ट वगैरह और वीडियोस थी? सर मैंने एसपीआर कंप्लीटली नहीं फॉलो किए, पर जो टेस्ट ओपन टेस्ट होते थे वो मैंने सारे अटेंड किए थे। आई थिंक 4 हुए थे तो वो मैंने किए थे। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा है कि जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स को नर्वसनेस, स्ट्रेस, एग्जॉस्शन, सेल्फ डाउट, डीमोटिवेशन, डिप्रेशन, ऐसी बहुत एंजाइटी, ये प्रॉब्लम्स रहती हम्म। हैं। उनके लिए आप क्या उनको गाइडेंस या एक टिप देना चाहोगे? क्या आपके साथ ही प्रिपरेशन में ऐसा होगा व्हेन यू फीलिंग लो कि नहीं आज मन नहीं है, या थोड़ा टाइम लग रहा है, जैसे मैं चाह रही हूँ वैसे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो हाउ डू यू ओवरकम सच फीलिंग्स की और उससे अपना प्रिपरेशन में आगे चलते रहो इन अ पॉजिटिव एटीट्यूड? सर जैसे जब आप एक ग्रुप में पढ़ाई कर रहे होते हैं, व्हेन यू हैव अदर स्टूडेंट्स टू सी, तब तो ये चीजें इजीली मैनेजेबल है। जब तक मैं दिल्ली में रह रही थी आई कुड सी अदर स्टूडेंट्स, और वो एक इटसेल्फ एक मोटिवेशन था कि वो पढ़ रहे हैं तो मुझे भी करेक्ट। करना है। बट व्हेन अ पर्सन इज स्टडीइंग एट होम, लाइक आफ्टर पैंडेमिक स्ट्रक, तो जब मैं घर चली गई तब अकेले पढ़ना वाज अ स्ट्रगल, क्योंकि उस समय बहुत एग्जॉशन भी होता था, लगता था इतना तो कर लिया, एंड कंपेयर करने के लिए या किसी और से मोटिवेशन लेने के लिए कोई था नहीं। उस केस में इट वाज गुड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ फ्रेंड सर्कल और पीयर ग्रुप जो मोटिवेट करता रहे कि करते रहना है। ऑल्सो फैमिली से बात करना ऑन योर टफ डेज हेल्प्स।
एंड उन्हें भी ये बताते रहना कि आप क्या फेस कर रहे हो, ताकि वो भी समझें और वो भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन। अब मैं हर बार यही कहते रहता हूँ कि अपना एक पॉजिटिव सर्कल मेंटेन करो, वो कोई भी हो सकते हैं, और एक बार आप कन्विंस्ड हो कि ये पॉजिटिविटी हमेशा मेरे साथ में रखेंगे, मेरे को पुश करते रहेंगे टुवर्ड्स बेटर आउटकम्स, तो उन्हीं के साथ ही चिपक के रहो। और जो भी आपको नेगेटिविटी दिखाई दे रही है उससे दूर ही रहो, चाहे वो आपके अच्छे टाइम में हो चाहे बुरे टाइम में हो, दोनों टाइम में वो आपको खराब आउटकम्स देंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस थे सृष्टि जो हमें आपसे डिस्कस करने थे। एंड आई बिलीव यू हैव अ ब्लॉग ऑल्सो जिसमें आप कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज और सब चीजें लिख रहे हो, मुझे बताया गया था, एंड यू आर राइटिंग वेरी नाइसली। ऑप्शनल के बाद आपका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था आई गेस, उसके बारे में भी आपने कुछ टिप्स लिखी हैं, तो आई वुड लीव द लिंक ऑफ दैट ब्लॉग इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो सो दैट स्टूडेंट्स कैन गो एंड चेक इट आउट। सृष्टि काफी कुछ वहाँ पे हेल्प कर रही है सबके लिए, तो आप एक बार पढ़ो। एंड अगर आप प्लीज जीएस के बारे में भी लिखना सृष्टि in the coming yes time. I'm working on it. With this week I'll start with my GS and मैं next month तक GS के भी सारे sections cover कर दूंगी, so that more and more students gain from my, I'm planning कि मैं अपने कुछ notes भी attach कर दूं so that लोग वो भी access कर पाए सब। राइट, हम भी अपनी ऐप के सेक्शन में आपके नोट्स डाल देंगे, जब आप डालें तो एक बार बता देना प्लीज। Okay, sir. So this was all for this video, and Srishti, we wish you all the best for your coming decades of service. I know जैसी आपकी पर्सनालिटी है आप बहुत अच्छा करोगे, और आपकी पर्सनालिटी इस टाइप की है कि सब लोग आपको पसंद करेंगे, पीपल विल अडोर यू एंड यू विल हैव अ ग्लोरियस करियर। Our best wishes and all the best. Thank you, sir. So this is all for this video. This was the first episode for the Samjos Talk Show. Srishti Singh, All India Rank 78, UPSC Civil Services 2020. All the best, Srishti. See you in the next video. Thank you.